Hello and welcome everyone to first lecture of useful and harmful microbes. Today we will be learning about just useful microbes. Useful microbes में आपका सबसे पहला वाला टॉपिक है लैक्टोबैसिलस. By the word lacto, you should understand that lactobacilli basically implies to lactic acid, and that lactic acid is present in dairy products that we know mostly milk. Milk में present रहता है और it usually accelerates its process neatly. Accelerates its process neatly तो पहले मैं आपको basic structure बता दूँ. What are microbes or microorganisms or bacteria? Bacteria या microorganism कुछ ऐसी चीज़ होती है जो अगर फूड प्रोडक्ट्स में यूज होती है तो उसको प्रोबायोटिक फूड कहा जाता है. लेट मी गिव यू एग्जांपल. What does it mean by probiotic? What does it mean by antibiotic? What is probiotic? Pro basically means supportive. Supportive in the sense आपकी बॉडी में जितनी बायोटिक चेंजेस है, जो अंदर आपके बॉडी में जो गुड बैक्टीरिया है, गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मदद कर रहा है आपको बॉडी में सर्वाइव, आपकी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए, उसको एनहांस करने के लिए प्रोबायोटिक होता है. बट अगर वही सेम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वही सेम आपके अंदर जो बैक्टीरिया है वो हार्म करने लगेगा तो एंटीबायोटिक यूज होता है. एंटीबायोटिक्स आपको बुखार के वक्त दी जाती है, आपका प्लेटलेट लो हो जाता है तब भी दी जाती है. बहुत डिफरेंट चीज़ होती है. सो व्हाट इज लैक्टोबैसिली? लैक्टोबैसिली क्या होता है? लैक्टोबैसिली ऐसा बैक्टीरिया है जो रेक्टेंगुलर होता है शेप में, रेक्टेंगुलर है शेप में और बहुत छोटा होता है और एनारोबिक रहता है. एनारोबिक व्हाट इज एनारोबिक? एनारोबिक इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना हो तो भी एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है. लैक्टोबैसिली आपके दूध का क्या करता है? लैक्टोबैसिली आपके दूध को कोएगुलेशन देता है. कोएगुलेशन इज व्हाट? दूध को गाढ़ा बनाता है. गाढ़ा बनाता है जिसकी वजह से क्या होता है? दैट पर्टिकुलर मिल्क, इट्स प्रोटीन कंटेंट गेट्स डेंस एंड that particular milk turns into a curd. एंड आप मिल्क पीते हो तो इतना टेस्ट नहीं आता है या हल्का सा स्वीट भी लगता रहेगा. बट व्हेन इट चेंजेस टू कर्ड द pH लेवल गेट्स डिक्रीज. pH लेवल इज व्हाट? उसका एसिडिटी बढ़ जाता है. एसिडिटी बढ़ जाता है जिसकी वजह से द कर्ड स्टार्ट्स टू टेस्ट बिटर और सॉर. दैट इज उसमें उस पर्टिकुलर दूध से बने हुए पर्टिकुलर कंटेंट में टेस्ट आ जाता है. The low pH destroys harmful microbes present in the milk. जब मिल्क कोएगुलेट होता है, when the milk coagulates with protein fats and when it is turned into curd, it tastes bitter because the pH level is reduced. Why the pH level is reduced? Because when the pH level is reduced, the harmful microbes in that milk get destroyed. Lactobacilli converts lactose, the sugar in the milk, into lactic acid. This particular bacteria converts lactose. Lactose is a type of sugar into lactic acid जो आपकी मिल्क में प्रेजेंट रहता है. This process is called fermentation. The process of breaking out sugar molasses, sugar content into acidic or basic content is called fermentation. As a result, the pH of the milk decreases, causing coagulation of milk proteins. जैसे जैसे pH level decrease होता जाता है, the way gradually as the pH level decreases, the coagulation of proteins takes place. Proteins जो है दूध के अंदर वो coagulate होने लगते हैं, dense होने लग जाते हैं. Thus, milk proteins are separated from other constituents of milk. Thus, the milk protein मतलब दूध के अंदर का जो प्रोटीन है, दूध के अंदर का जो प्रोटीन है वो आपके
मिल्क के कॉन्स्टिट्यूएंट से अलग हो जाता है, जिसकी वजह से जब वो कर्ड बनता है तब वो कर्ड का पीएच लेवल रिड्यूस हो जाता है। पीएच लेवल रिड्यूस हो जाता है, उसकी वजह से हार्मफुल माइक्रोब्स खत्म हो जाते हैं और पीएच लेवल रिड्यूस होने की वजह से उसमें डिफरेंट टेस्ट आता है। नेक्स्ट इज योर राइजोबियम। Rhizobium is a kind of symbiotic bacteria. Symbiotic basically terms to noun form of symbiosis. Now, what is symbiosis? If you have watched any of the sci-fi movies like Marvel, उसमें एक मूवी आई थी स्पाइडरमैन, एंड देन इन सोनी प्रोडक्शंस देयर वाज वेनम। सिम्बायोसिस इज व्हाट आपका कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया, आपका कोई पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स विथ यू, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स यू, इट ऑल्सो लिव्स ऑन यू, कि वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में जी रहा है, पर वो आपकी बॉडी की मदद से जी रहा है और आप उसकी मदद से जी रहे हो। मतलब बेसिकली क्या होता है उस सुपर हीरो के पास, कि उस सुपर हीरो की बॉडी में वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया जीता है और उसके एक्सचेंज में वो बैक्टीरिया उसको सुपर हीलिंग प्रॉपर्टीज देता है। ये बस साइफाई वाला एग्जांपल है, नॉट नेसेसरी प्रूफ हो सके। व्हाट राइजोबियम बेसिकली इंडिकेट्स हियर इज राइजोबियम इज सिम्बायोटिक फॉर फार्मर्स, फॉर क्रॉप्स, फॉर प्लांट्स। Rhizobia living in root nodules supply nitrites and amino acids to that plant, and in exchange get energy in the form of carbohydrates from it. Rhizobium is basically present in root nodules. Roots के जो रेशे होते हैं उसमें होता है, root nodules में होता है, root nodules में present है, and those root nodules contain nitrites and amino acids. So your rhizobium bacteria gives the roots from air or from soil the nitrates and amino acids to the plants, and in exchange takes carbohydrates from it as an energy constituent. कि मतलब ये प्लांट को नाइट्राइट्स और अमीनो एसिड्स दे रहे हैं और प्लांट इनको एक्सचेंज में कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे हैं। दिस इज द सिम्बायोसिस, दिस इज सिम्बायोटिक, कि आपका बैक्टीरिया आपकी मदद से जी रहा है और आप बैक्टीरिया की मदद से भी जी रहे हो। Such a mutual beneficial relationship is called symbiosis. Symbiosis क्या है? एक mutually beneficial relationship है जिसमें बैक्टीरिया को भी, बैक्टीरिया के होस्ट को भी बेनिफिट हो रहा है। Rhizobia produces nitrogenous compounds from atmospheric nitrogen. I'm sorry, soil में से भी होता है कभी कभी, बट मोस्टली आपका जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो एयर में से जितना नाइट्रोजन के कंपाउंड्स है, एयर में जितना नाइट्रोजन है उसको यूज करके आपके प्लांट को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, जैसे आपका नाइट्रेट्स है, अमीनो एसिड्स है, ये पर्टिकुलर चीज़ें प्रोवाइड करता है जिसपे आपको उसका प्लांट उसको आपका कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करता है। However, for the process of nitrogen fixation is nothing but your conversion of nitrogens into nitrates and amino acids. This was discussed in previous lesson of ecosystem. You can read it there. They need leguminous plants like beans, sweet peas, soyabean, etc. as host. Leguminous plants होते हैं जो इनके host होते हैं. What is host? Host is nothing but the body in which the bacteria is present, in which the bacteria is staying. Beans and pulses are rich in proteins due to the nitrogenous compounds made available by rhizobia. आपकी जो beans होती है, आपके जो pulses होते हैं, वो क्यों nutritious होते हैं, वो क्यों इतने प्रोटीन से भरे हुए होते हैं? Because the rhizobium present in that particular crop, in that particular root nodule of that plant, gives it the nutritious content which makes it more and more suitable to eat and fibrous in content. What happens here? इससे क्या फायदा होता है? आपके क्रॉप्स अच्छे पैदा उगते हैं और आपको पैसा भी नहीं देना पड़ता कोई सिंथेटिक पेस्टिसाइड या सिंथेटिक फर्टिलाइजर। After harvesting a leguminous crop, the leftover roots and other plants are deliberately dumped in the farm soil to maintain its bacterial population. The use of rhizobium has helped to reduce the use of chemical fertilizers and thereby their adverse effects.
It has also helped to reduce expenses on fertilizers and thus works to benefit of farmers. What does it happen? जब ये जितने leguminous crops बढ़ जाते हैं, जितने leguminous crops पैदा होते हैं, उगते हैं, हम उनको काट देते हैं, हम क्या करते हैं, उनका वेस्ट फिर से वही सॉइल में डंप कर देते हैं. नॉट नेसेसरली किस पैटर्न में डंप करें, बस डंप कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उस पर्टिकुलर रूट नोड्यूल, उस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर जो राइजोबियम है वो उस पर्टिकुलर सॉइल में रहे तो उसी सॉइल पे जब दूसरा प्लांट उगेगा तो उस पर्टिकुलर राइजोबियम की पॉपुलेशन जल्दी कम नहीं होगी. ये पॉपुलेशन रिसाइकिल करता जाएगा तो आपको फर्टिलाइजर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. फर्टिलाइजर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो पैसा बचेगा. फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं करोगे तो आपके क्रॉप्स के ऊपर पेस्टिसाइड्स का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फर्टिलाइजर्स का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जिसके वजह से क्रॉप्स जब अच्छे होंगे तो जो पर्टिकुलर कंज्यूमर आपके क्रॉप्स खाएगा उसको भी ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा. सो ये फ़ायदा होता है राइजोबियम का एंड द बेसिक रिलेशन बिटवीन इट्स सिम्बायोसिस. नेक्स्ट यू हैव यीस्ट. Yeast is the very commonly found bacteria in the kitchen of every household. Yeast is basically an asexual production kind of bacteria कि वो उसमें कोई जीन्स का लेना देना नहीं होता, वो बडिंग के थ्रू होता है. बडिंग के थ्रू इन द सेंस क्या होता है कि मतलब अगर आपका एक पर्टिकुलर फंगस उगता है, फंगस का एग्जांपल ले लो, फंगस जब उगता है तो आप क्या करते हो, जब उसको हटाते हो तो उसके पाउडर्ड फॉर्म में रहता है. पाउडर्ड फॉर्म बोल सकते हो या तो फिर कह सकते हो कि वो आसानी से निकल जाता है, आसानी से वो फ्लो होता है, आसानी से उसको आप हटा सकते हो. तो उससे क्या होता है कि वो फंगस जहाँ भी गिरेगा, जहाँ भी वो पर्टिकुलर जगह पे कांटेक्ट में आएगा, वहाँ पे अगर उसको सूटेबल एनवायरनमेंट मिल रहा है और उसको पर्टिकुलर मॉइस्चर मिल रहा है तो फिर वो फंगस वहाँ पे भी डेवलप हो सकता है, वहाँ पे भी रिप्रोड्यूस कर सकता है. ये मोस्टली काइंड ऑफ स्किन में भी होता है कि आपकी स्किन के पास अगर कोई पैच ऐसा है जिस पे ज़्यादा मॉइस्चर आ जाता है और उसको आप साफ़ नहीं करते हो ज़्यादा, तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पे फंगस जम जाता है, जिसकी वजह से आपको स्किन रैशेस होते हैं या एक्जिमा होता है या फिर दूसरा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है. The method of asexual reproduction is called budding. Yeast is a heterotrophic fungal microbe that grows on carbon compounds. Yeast is a heterotrophic fungal microbe. Let me just write it. Yeast is a heterotrophic fungal microbe. A heterotrophic fungal microbe implies what? A heterotrophic fungal microbe implies that कि आपका ये जो यीस्ट है खाना भी जो खाता है वो ऑर्गेनिक खाता है, प्लांट्स के थ्रू मिलने वाला खाता है, और फंगल माइक्रोब मतलब फंगस के टाइप का है, माइक्रोब मतलब माइक्रोऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया है. सो यीस्ट इज अ हेटेरोट्रॉफिक फंगल माइक्रोब दैट ग्रोज ऑन कार्बन कंपाउंड्स. कार्बन कंपाउंड से बने हुए पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स या फिर आप कह सकते हो बाय प्रोडक्ट्स पे फॉर्म है. Yeast is a unicellular fungus with 1500 different species in existence. Yeast एक unicellular fungus है, सिंगल सेलुलर फंगस है जिसके 1500 स्पीशीज है एग्जिस्टेंस में, और yeast एक यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल है. यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक. These are the two particular terms which you have to keep in mind while reading about yeast. So we were studying about yeast. Yeast was a heterotrophic fungal microbe, unicellular eukaryotic. So yeast में क्या होता है, आपका जो इसके जो यूजेस है वो आपके ब्रेड्स बनाने में काम आते हैं, केक्स बनाने के काम आते हैं. केक्स में मोस्टली बेकिंग सोडा यूज होता है. ब्रेड्स जो होते हैं आपके पिज्ज़ा का होता है बेस, या आपका नॉर्मल ब्रेड जो आता है उसमें भी यीस्ट का कंटेंट रहता है. यीस्ट की मदद से वो ब्रेड जो है वो स्पॉन्जी होता है, वो सॉफ्ट होता है. ऑफन एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद शुगर इन शुगर फैक्ट्रीज. मतलब क्या होता है इसका भी मैं आपको शॉर्ट वर्जन बताता हूँ. अगर आप कोई गन्ने की जूस की दुकान पे जाते हो तो वहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि उसका जो बैगेज रहता है, द बैगेज ऑफ शुगर केन इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो इट स्टार्ट्स स्टिंकिंग. मतलब क्या, वो पर्टिकुलर चीज़ डिकम्पोज होने को शुरू होने लग जाती है. सो यू
सी इफ यू ऑब्जर्व द स्टिंग इज स्लाइटली अल्कोहलिक। मतलब क्या होता है, उस पर्टिकुलर बैगेज के अंदर जितना शुगर कंटेंट था वो डिकम्पोज होना शुरू होता है। शुगर कंटेंट डिकम्पोज हो के अल्कोहल बनने वाला है। अल्कोहल बनता जाएगा और उसके बाद उसको जो बाय प्रोडक्ट्स आएंगे वो अलग। तो आप देखोगे कि जितनी भी शुगर फैक्ट्रीज है, द फैक्ट्रीज विच प्रोड्यूस शुगर आल्सो प्रोड्यूस अल्कोहल, नॉट नेसेसरली बियर्स और एनी अदर ड्रिंक, लिटरली अल्कोहल। मतलब क्या, ये आपके स्पिरिट में भी काम आता है, नॉट द सोल स्पिरिट और स्पिरिट। स्पिरिट इज समथिंग दैट यू अप्लाई व्हेन यू आर टेकिंग एन इंजेक्शन। वो स्पिरिट जो आपको ठंडा सा पानी देते हैं वो स्पिरिट होता है। इट्स इथाइल अल्कोहल, दैट इज योर C2H5OH। दिस इज अ कार्बन कंपाउंड। ये आपका स्पिरिट होता है या इथाइल अल्कोहल होता है जो शुगर फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। इट इज अ स्मोकलेस एंड हाई क्वालिटी फ्यूल। ये स्पिरिट तो है ही जो मेडिकल एप्लीकेशंस में कह सकते हो, और एक स्मोकलेस फ्यूल है। अगर इसको आप फ्यूल की तरह यूज करोगे तो इसका स्मोक नहीं आएगा। Glucose and fructose, the sugars present in the grape juice, are also fermented with the help of yeast to produce the alcohol which is used for making wines. आपका जो ग्रेप जूस होता है वाइन्स बनाने के काम आता है, तो उस ग्रेप जूस के अंदर जो शुगर कंटेंट है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, लैक्टोज है वगैरह कुछ भी है, वो आपका अल्कोहल में ब्रेक हो जाता है जब इसको आप यीस्ट के साथ रखते हो या फर्मेंटेशन करते हो। सो ब्रेक हो जाता है जिससे वो अल्कोहल बनाता है। अल्कोहल को आप ग्रेप जूस के साथ मिलाते हो और फिर बाद में इनडायरेक्टली आपको वाइन मिलती है। नाउ वी स्टडी अबाउट एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू यूज इट बिकॉज यू ईट इट इन योर डे टू डे लाइफ। Carbon compounds obtained from some bacteria and fungi are for destroying or preventing the growth of harmful microorganisms are called antibiotics. ऐसा पर्टिकुलर बैक्टीरिया, ऐसा पर्टिकुलर फंजाई जो आप यूज करते हो मेडिसिन की तरह, ताकि आपकी बॉडी में जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या हार्मफुल माइक्रोब या हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको आप मार सको। एक बैक्टीरिया को मारने के लिए बैक्टीरिया यूज कर रहे हो, एक माइक्रोब को मारने के लिए माइक्रोब यूज कर रहे हो, उसको कहते हैं एंटीबायोटिक। या उसी के बेसिस पे एंटीबायोटिक्स फॉर्म हुई। Antibiotics, a discovery of 20th century, have brought about a revolution in the field of medicine. Even a disease like tuberculosis has been almost eradicated from some countries. एंटीबायोटिक्स की मदद से ही कुछ कंट्री से ऑलमोस्ट आपका जो टीबी का बीमारी है, जो ट्यूबरक्लोसिस, इरेडिकेट हो गया, मतलब गायब हो गया या उसको कंप्लीटली वाइप आउट कर दिया। Antibiotics mainly act against bacteria. Some antibiotics can destroy protozoa. Protozoa is also a bacteria, strong bacteria, जिसको कुछ एंटीबायोटिक्स हरा सकती है या कुछ एंटीबायोटिक्स मार सकती है। So कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती है जो बहुत वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया पे काम करती है। कोई एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक ले लोगे आप तो उससे आपका सर भी खत्म, सर दर्द भी खत्म, बुखार भी खत्म, फीवर भी खत्म, या कुछ भी हो सकता है। फीवर और बुखार देखिए, हेडेक बोल सकते हो, बॉडी पेन बोल सकते हो, वीकनेस बोल सकते हो या फीवर बोल सकते हो। सो कुछ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स ऐसी होती है जिनकी अलग अलग वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया पे इफेक्टिवनेस रहती है। मतलब एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक हजारों बैक्टीरिया या 10 बैक्टीरिया पे काम कर सकता है। सो दैट इज योर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इससे क्या होता है, इससे आपका कोई भी सिम्टम विजिबल हो, अगर मुझे बुखार है, समझो इन फ्यूचर अगर कोरोना की वैक्सीन आ गई और मुझे खांसी आ रही है और सर्दी हो रही है, तो कोरोना से रिलेटेड एंटीबायोटिक जो रहेगा वो कोई सा भी मुझे दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ सिम्टम्स है कि उसको मुझे बुखार भी है, मुझे खांसी भी है, मुझे सर्दी भी है जो जा नहीं रही है, ब्रेथलेसनेस नहीं है, पर ये पर्टिकुलर सिम्टम्स है, तो मैं अगर वो एंटीबायोटिक भी लूँगा तो मुझे हो सकता है चांसेस है मैं ठीक हो जाऊँ। Examples are ampicillin, amoxicillin, tetracycline, etc. When the pathogen cannot be identified even though the symptoms of disease are visible, broad spectrum antibiotics are used. मतलब अगर ऐसा होता है कि मैं समझो बुखार खांसी के लिए जो बीमारी की दवा, जो प्रिस्क्रिप्शन वाली दवा है वो ले रहा हूँ पर ठीक नहीं हो रहा, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज किया जाता है। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम का डिफरेंस क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम इज व्हाट kind of visibility, or you can say a particular way of light
जिसके थ्रू आप देख सकते हो। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एज द नेम सजेस्ट इज ब्रॉड, कि आप बहुत सारे सिम्टम्स पे एक एंटीबायोटिक यूज कर सकते हो। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज व्हाट? नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक डिजीज व्हेन अ पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म इज डेफिनेटली नोन, कि मतलब समझो अभी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जब भी आपको बीमारी का ढंग से पता नहीं होता है कौन सी बीमारी है, कौन सा माइक्रोब है, कौन सा पैथोजन है जो उसकी बॉडी को हार्म कर रहा है, वो आपको पता नहीं है, तो आप कोशिश करते रहते हो कि जितनी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है वो देनी। जैसे ही आपको पता चलता है कि अरे ये बीमारी है, अरे ये माइक्रोब है, अरे ये पैथोजन है, तो आप नैरो स्पेक्ट्रम पे आ जाते हो। पहले आप ट्राई करते हो कि आप सब दवा दे के देखते हो कि आपका ये पर्टिकुलर चीज़ हो रही है क्या, उसका आफ्टर इफेक्ट क्या है, उसको साइड इफेक्ट क्या है। वो जब आपको पता चल जाता है बीमारी क्या है, जब आपको पता चल जाता है पैथोजन कौन सा है, then you can use narrow spectrum antibiotic as it is suggested here. Examples are penicillin, gentamicin, erythromycin, etc. So antibiotics are of two types, that is your kind of narrow spectrum and broad spectrum. The useful bacteria are lactobacilli, rhizonium, yeast. In this particular chapter we will study more particular bacteria in 10th standard. Till then you learn about the useful microbes, we will learn about the harmful microbes in the next chapter, next lecture. Next lecture might not be a bit lengthy, but it's a bit full of information, so please pay attention to this lecture too. Till then, take care, stay home and stay safe.